बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, जहां पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ ये जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है वो मीडिया पर इस वक्त हाईलाइट हो रहा है। अपोजिशन के मेंबरान की तरफ से जमा कराई गई ये तहरीक अदम एतमाद की जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़, वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी कोशिशें की जाती रहीं कि किसी तरीके से अपोजिशन के ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएं और ये मामला टल जाए। और सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी भी इस हवाले से वहाँ गए, उन्होंने भी काफ़ी मुलाकातें की और उसके बाद एक पीस पैक्ट हमें नज़र आया, एक अमन मुआहिदा, और उसके बाद कुछ दिन जो है वो दे दिए गए वज़ीर आला साहब को या उनकी जमात को, हुक्मरान जमात को, और कहा गया कि हमारे जो मुतालबात हैं या जो रिजर्वेशंस हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन लगता नहीं है कि ये मामला अभी फ़िलहाल टल रहा है, क्योंकि अपोजिशन के लोगों का ऑब्वियसली ये भी क्लेम है कि जितने मेंबरान उनके पास हैं ऑलरेडी, वो कहते हैं कि बाप से बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जाम कमाल साहब की जमात से भी काफ़ी ज़्यादा मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं और उनके अपने अराकीन जो हैं इस वक्त उनसे नाराज़ दिखाई देते हैं। जाम कमाल साहब ने तो अपनी जमात की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, बल्कि आज शाम में कुछ ऐसी ख़बरें भी आईं कि वो शायद वज़ारत आला से भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उसके बाद उनको ट्वीट करना पड़ा और इसकी तरदीद करनी पड़ी कि उन्होंने सिर्फ जमात की सदारत से इस्तीफ़ा दिया है, वज़ारत आला से इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि तहरीक अदम एतमाद क्या वाकई कामयाब हो जाएगी, या उससे पहले ही जाम कमाल साहब को ज़मीनी हक़ाइक़ सामने रखते हुए अगर वाकई उनके अपनी जमात के लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं वो रिजाइन कर देंगे। जरा पार्टी पोजीशन की बात करें अगर बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से, तो जो हुकूमती आदाद शुमार हैं उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 24 लोग हैं, PTI के 7 लोग हैं, ये अलाइंस में हैं, ANP के 4, BNP अवामी के 3, जमहूरी वतन पार्टी 1 मेंबर, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी 2 मेंबरान। तो इस तरीके से ये कुल तादाद इनकी 41 बनती है। फिर अपोजिशन की और उनके अलाइंस की बात करें तो MMA के 11 हैं, BNP मैंगल 10 अराकीन, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 1, मुस्लिम लीग 1, ये 23 अराकीन इस तरीके से हो गए, और 1 आज़ाद रुकन हैं। तो 24 अराकीन ये और 65 जो है वो तादाद है कुल अराकीन की बलूचिस्तान असम्बली के अंदर। तो वजूहात आखिर क्या हैं जाम कमाल साहब से इस कदर नाराज़गी की? एक तरफ तो अपोजिशन, ऑब्वियसली उनका आइनी तौर पे तो हक बनता है कि वो ये तहरीक लेकर आएँ, लेकिन उनके अपने मेंबरान क्यों खफा दिखाई देते हैं और कितने चांसेस हैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कामयाबी के? इसी पे पहले बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, हमारे साथ सेनेटर सरफराज बुगटी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। हमारे साथ सरदार यार मोहम्मद रिंद मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI के, पार्लिमानी लीडर हैं बलूचिस्तान असम्बली में, SAPM हैं। और सेनेटर जहांजेब जमालदीनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा BNP मैंगल। और शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं बलूचिस्तान से और PFUG के सदर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शहजादा जुल्फ़िकार साहब से मैं आगाज़ करना चाहूँगी उनका तज्ज़िया पहले, कि ये जो बलूचिस्तान में कई दिनों से ये मामलात हम देख रहे हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब आपको क्या लगता है कितने ख़तरे में इस वक्त है जाम कमाल साहब की ये कुर्सी वज़ारत आला की? थैंक यू जी। देखिए, ज़ाहिर है क्राइसिस है, इसको अगर कोई क्राइसिस ज़रूर है, उनके अपने लोग हैं। कुछ लोग तो पहले भी एक दफ़ा कुछ 6 माह पहले भी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने कहा कि जो हमारे इस वक्त MPs हैं उनको इग्नोर किया गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा चलाया भी गया सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके बाद मामला ठीक हो गए हैं। इस दफा लॉन्गर कुछ आप कहें कि जरा खिंच गया है मामला, और खुद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सदारत के साथ सदारत से इस्तीफा दे दिया। और सदारत मेरे ख्याल में जाम साहब ने शायद इसलिए किया कि शायद वो समझते हैं कि इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, और खुद भी पार्टी क्राइसिस का शिकार हो गई है कि अब तक किसी ने पार्टी, वैसे भी इलेक्शन तो होते नहीं थे, पार्टी में ऑर्गेनाइजर अपॉइंट कर दिए गए, चीफ ऑर्गेनाइजर भी हो गया, सेंट्रल ऑर्गेनाइजर भी हो गया और पार्टी का सेक्रेटरी, और खुद उन्होंने सदारत से पार्टी को कहा कि आपको इलेक्शन करा दें। अभी तक
किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया कि वो मुकर्रर कर रहे हैं देन इलेक्शन किस तरह होंगे किस तरह नहीं होंगे। बहरहाल ये अपनी जगह। जहाँ तक बात आपने खुद भी अपने जो कलमात अपने आगाज में कह दिया कि एक शाम से खबरें चल रही, लेकिन इस वक्त तो उनके पार्टी के लोग नाराज हैं और इस वक्त ये 3 लोग जो इस वक्त बैठे हैं ये जानते हैं कि उनमें से एक सीनियर है और दूसरे तो बाद में बात कर सरफराज भुट्टो साहब अभी आए हैं, लेकिन उनको अंदाजा है हमेशा चीफ मिनिस्टर अंडर प्रेशर रहता है क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और कोलिशन गवर्नमेंट चाहे 70 से हो इसी तरह कोलिशन गवर्नमेंट बनती है 2 साल बाद 2.5 साल बाद तमाम एमपीएस वो प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। और उस वक्त से जब से ये डेवलपमेंट फंड जो है लेजिस्लेटर्स को जो है दिए गए उसके बाद उसके हाथ में एक टूल आवाज सही नहीं आ रही मुझे, ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद फिर जाहिर है आपने देखा कि नवाब असलम रेसानी रिकॉर्ड है, नवाब असलम रेसानी के दौर में रिकॉर्ड है 48 लोग जो हैं वो मिनिस्ट्रीज में थे, सेक्रेटरी थे और एडवाइजर थे और स्पीकर उनके ओहदों पर जो है वो थे। उसके बाद भी लोग नाराज थे क्योंकि लोग कहते थे और उसके बाद आपने देखा कि क्या हशर हुआ। हालांकि उसने सबको खुश रखा और कहा कि वजारत मैं दूंगा, डिपार्टमेंट आप ढूंढ के लाएं, तब भी लोग खुश नहीं थे। नवाब भुट्टो का दौर था, उस वक्त लोग नाराज थे। जब बिल्कुल एक नरम से आज शख्स को ले आए मीर ताज जवानी को, तब लोग नाराज थे कि हिंद के दरवाजे खोल के लोग जो है घुस जाते हैं, कुछ भी लिखा दें उनसे, तब भी नाराज थे। तो लोग नाराज होते हैं और ये पुल एंड प्रेशर इस तरह रहता है, सब इख्तियार चाहते हैं। सरदार साहब का खुद भी वो नाराज थे, लेकिन कुछ अर्से बाद तालिबान को पैचअप हो गया। अच्छा, ये नाराजगियां यानी आप कहते हैं हर दौर में चलती हैं। इस पे जरा तफसील में बात करते हैं। आपने सरदार रिंद साहब का जिक्र भी किया, तो उनसे भी जरा मैं पूछ लूं क्योंकि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हमने माजी में बहुत देखे हैं। और मुझे याद है जब वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने कोयटा का दौरा किया था गालिबन मई में, तो तब भी रिंद साहब और आपके बाकी पीटीआई के लोगों ने वज़ीर आला के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे थे। तो रिंद साहब अभी मामलात आपके कहाँ तक पहुँचे उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकत है कि बलूचिस्तान में यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट जब बनती हैं तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं, मगर बात यह है कि मौजूदा जो हुकूमत है और जाम साहब की जो हुकूमत है, मेरे ख्याल में तालाब में पहला पत्थर मैंने फेंका था क्योंकि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसका इज़हार हमने खान साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो पूरी पीटीआई ने जाम साहब के ऑफिस में या उनके घर पे जाने से हम लोगों ने इनकार किया था। तो इसके लिए वज़ीर आज़म साहब फिर अलहदा से हमें मिले और वो हमें फिर लेके गए, मगर उसके बावजूद भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उनका अजाला नहीं किया गया। मगर मैं आपको ये बताऊं कि न मेरा सेक्रेटरी पे कोई लड़ाई हुई, न मेरे किसी इख्तियारात पे लड़ाई हुई। मेरा असल मसला था कि एक मेरा मेगा प्रोजेक्ट था जिसके लिए मैंने 14 महीने मेहनत की थी और जाम साहब के अप्रूवल के साथ, और पूरी असम्बली जिसमें 33 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें ये नहीं था कि हम गवर्नमेंट के बेंचेस के लिए हम उनके डिस्ट्रिक्ट्स में बना रहे थे, जो अपोजिशन थी उसको हम नहीं बना रहे थे। हमने 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो प्रोजेक्ट था, एक बहुत इनकलाबी प्रोजेक्ट था जिससे हमारी तालीम के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब आता। तो जाम साहब से हमारी कमिटमेंट थी, उनको हमने प्रेजेंटेशन दी, उनसे अप्रूवल ली और लास्ट मोमेंट पे जब सुबह मैं बजट देखा तो उसमें वो मेरा प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया गया था। और पूरी दुनिया गवाह है कि वेरी नेक्स्ट डे, उसी दिन जब मेरी स्पीच हुई बजट में, तो मैंने फिर उसी दिन रिजाइन कर दिया था। और अब भी जब हुआ तो मेरी उसमें पार्टी ने इंटरवीन किया और 3 दफा जाम साहब की हुकूमत की तरफ से मेरे जो कुलीग्स थे, दोस्त थे, वो मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई कि जाम साहब कमिट कर रहे हैं, उनकी हुकूमत कमिट कर रही है आपके साथ, हम इत्तेहादी हम आपके साथ हैं, हम ये चाहते हैं कि आप इस वक्त गवर्नमेंट को ना छोड़ें। 3 महीने तक मैंने अपना रिजाइन वापस नहीं लिया। तो फिर इन्हीं कंडीशंस पे, इन्हीं चीजों के बाद जो है वो वजारत पे आप वापस आए, आपको यकीन दहानी यानी ये सारी की सारी दी गई उनकी तरफ से, एश्योरेंसेस मिली?
जी हाँ, जितनी अलाइज पार्टी थी, हमारे दोस्त थे, सारे मेरे पास एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा तशरीफ़ लाए। तो वैसे बलोच मैं उनको इनकार नहीं कर सकता था, मेरी भी मजबूरियाँ थी। और जब वो असल मसला तो मेरा कोई जाम साहब से ज़ातियात तो थी नहीं, ना मेरी ज़ाती लड़ाई थी। मेरी अच्छी उनके साथ, उनके ख़ानदान के साथ, उनके वालिद, उनके दादा के साथ भी मैंने काम किया है, उसकी असम्बली में मैं रहा हूँ। तो हम कुलीग भी रहे एक दूसरे के साथ। मैं फेडरल मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर थे, मगर उसके बावजूद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमें ऐसे थे जिसकी मेरे ख्याल में, मगर हमने फिर भी जाम साहब के साथ निभाने की कोशिश की, क्योंकि वो हमारे बाप पार्टी जो है वो हमारे मरकज़ में अलाइज है हमारी। तो हमने कोशिश की कि हम कम से कम एतराज़ात, जो एतराज़ात तो बहुत थे, तहफ़्फ़ुज़ात हमारे बहुत ज़्यादा थे, पूरी पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर उसके बावजूद हमने चलने की कोशिश की जाम साहब के साथ। आप कहते हैं आप जिस तरह आपने कहा कि ये जो बहुत लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो अब नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं जाम साहब से, उस तालाब में पहला पत्थर तो आपने फेंका, आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो चल जाए, आपको एश्योरेंसेस भी दी गई। मुझे जमालदीनी साहब ये बताइए कि इस वक्त अगर मैं आपसे ये जान सकूं कि कितनी तादाद, क्योंकि कहीं हमें बताया जाता है कि एक्सक्यूज मी जी रिन साहब, आप प्लीज मेरे सवाल का जो आपने अभी कहा है कि उनकी हुकूमत चलती रहे, ये उनका अपनी जमायत का मसला है, हम उनके साथ हैं। जो भी बाप पार्टी जिसको मुंतखब करेगी हम उसके साथ होंगे। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। ओके, ये पीटीआई जो है वो जाम कमाल साहब के साथ नहीं, बल्कि बाप ये जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको भी जाम कमाल साहब की जगह लेकर आए, आप वो उनको एक्सेप्ट करेंगे? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखिए, नहीं, ऐसे नहीं है। मैं कहने का मकसद ये है कि इस वक्त तो जाम कमाल साहब पे सारे हाउस का इत्मीनान है। अभी हम देखेंगे कि बाप किसको, जाम साहब को कंटिन्यू करती है तो हमें बहुत खुशी होगी, अगर वो उसको कंटिन्यू नहीं करती है तो फिर पीटीआई पार्लियामानी पार्टी आपस में भी हम मशवरा करेंगे और अपनी जमात की जो मैं यही कह रही हूँ ना कि वो जाम साहब को रखें या किसी और को लेकर आए, आप उनके साथ हैं, आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ हैं, लेट्स पुट इट दैट वे, ये आप कह रहे हैं। हाँ, मैं अच्छा सेनेटर जमालदीनी साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त कितने अरकान बाप के आपको लगता है या हुकूमती अलायंस के आपके साथ हैं, और उन लोगों के आपको इसमें सपोर्ट करने की वजूहात या मुहर्रिकात क्या समझ में आते हैं? शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा, अगर मुझे 2-4 मिनट दे दिए जाएं तो निहायत ही है विसान अंदाज में मैं आपके सामने तमाम चीज़ें पेश कर लूँगा। पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो है ना तकरीबन 23-24 बंदे जो है ना पोजीशन के हैं, और बाप पार्टी के जो है ना अपने रैंक्स एंड फाइल्स में जो क्रैक्स हैं उनमें जो है ना 16 बंदों की जो है ना इस वक्त इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि वो उनके साथ है नहीं, उन्हें छोड़ चुके हैं, और साथ ही साथ एडिशनली 2-4 बंदे मजीद भी जो है ना वादा कर चुके हैं कि वे हम जाम साहब के साथ नहीं रहेंगे, नई क़यादत जो भी आएगी उसके साथ रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जाम साहब की मुखालफत और मुखासमत की वजह बुनियादी तौर पे क्या है? देखिए जी, जब भी अलायंसेस जो है ना बनाई जाती हैं, जब भी आप अपने ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुताबिक कोई अलायंस बनाएंगे जो एक जो है ना उसकी नेचुरलिटी नहीं होगी, उसकी कुदरती उसमें जो है ना मिलान नहीं होता, तो वो अक्सर और बेशतर जो है टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ ज़ाती तौर पे, लेकिन उनकी जो है ना यहाँ पे इंतखाब बाज़ बुनियादी वजूहात की बुनियाद पर विद स्पेशल प्रेशर, और ख़ास कर उन्हें लाने का मकसद ये है कि आप हमारे रहें, हमारे साथी रहें, दोस्त रहें, पैसे जितने भी आप बनवा सकते हैं मार सकते हैं, जितना भी आप कमा सकते हैं कमाएं। अब खराब पहलू ये है कि जो मेरी पार्टी को सबसे बड़ा इतराज उसमें है कि देखें जी, हमारे अपोजिशन की जो है ना जितनी भी जमातें हैं वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रखते हैं, उनके भी अपने हल्के हैं, उनके हल्कों की जरूरियात हैं। अब यहाँ पे खराब पहलू जो जाम साहब ने, इससे पहले या हमारे जो है ना जाम साहब की हुकूमत के दोस्तों ने जो रीत और यहाँ पे रवैये रखे हैं कि जो शिकस्त खुर्दा अनासिर हैं, जिन्हें जो है ना बाहरी एक्सरियत से शिकस्त मिली है, अगर मेरे पार्टी के जो है ना MPA को 7 करोड़ मिलते हैं
तो उन्हें वो 35 से 40 करोड़ दे देते हैं और पीएचडीपी में 1 अरब का जो है ना उनकी जो प्रोजेक्ट तो डाल देते हैं। और ये सिलसिला जो है ना हर एक इलाके में है और पूरा बलोचिस्तान नालान है और अपोजिशन की जहाँ पे भी एमपीएज है वो शिकायतें यही करती चली आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है ये इंसाफ के तकाजे आप कैसे पूरे करेंगे। हमने रिक्वेस्ट ये की थी बार बार, खुदा रहा कॉन्स्टिट्यूंसी आपके भी हैं, दीगर हमारे बाप पार्टी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, जमीयतुल इस्लाम के हैं, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के हैं। आप कम से कम जो है ना जो भी या तो पैसे रखे ही नहीं, अगर आपने पैसे जो है ना रखे हैं, सवाबदीदी फंड रखे हैं, आपने पीएचडीपी रखी हुई है और मखसूसन जो है ना इलाके के डेवलपमेंट की खातिर कुछ पैसे रखें तो उन्हें बराबरी की बुनियाद पे आप रख दें ताकि डेवलपमेंट इक्वली हर एक जगह पे हो। अब आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी खुशदार में सही है, मेरे एक कॉन्स्टिट्यूंसी सुनने की बात है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के मुकाबले में 3 बंदों को जो है ना कम से कम इस वक्त 50 करोड़ से लेके 1 अरब तक बिलावास्ता उन्हें फंड दी जा चुकी है ताकि पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को ज़ईफ किया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए और अब ये शो कर सके कि देखिए डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, पैसे हमारे पास हैं और पैसे हमें उनके नाम भी ले चले वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस वक्त भी जो ना अकबर मेंगल है, इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी कहाँ पे वर्ड में सरदार अख्तर मेंगल के जो है ना नुमाइंदे हैं। अकबर मेंगल को 7 करोड़ मिलते हैं, उसके मुखालिफिन को जो है ना 40-50 करोड़ डायरेक्ट मिलते हैं और पीएचडीपी में 70-80 करोड़ रुपए उसकी पीएचडीपी में होते हैं। और उसके साथ ही जो है ना मोहतरम है हमारे लिए काबिल कदर है दुरानी साहब, उसे जो है ना 40-50 करोड़ डायरेक्ट मिलते हैं जो शिकस्त खुर्दा है और उस बाकी 70-80 करोड़ उसे जो है बिलवास्ता। क्वेटा के जो है ना जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें जो है ना 8-10 इस तरह के बंदे हैं जो राइट नाउ कर रहे हैं फॉर नथिंग, शिकस्त के बाद वो पैसे और सेनेटर बुगटी साहब की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जमालदीनी साहब बता रहे हैं कमोबेशतर ऑपोजिशन के तमाम लोगों की तरफ से ऐसी शिकायतें और सिर्फ उनके मेंबरान की तरफ से नहीं है, आपके अपने लोगों के हवाले से भी यही बात की जाती है। वजीर इत्तलात बुशरा रिन साहिबा, वजीर खजाना मीर ज़हूर बुलैदी साहब, कमोबेश ऐसे ही जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। तरक्याती फंड्स में नाइंसाफ़ी का एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है। फिर 16 मेंबरान जमालदीनी साहब कह रहे हैं कि आपकी जमात के उन लोगों के साथ जो हैं वो राब्ते में हैं और उनका साथ देंगे इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सबसे पहले तो आपको और तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए पहले तो ये फिगर्स जो बताए गए हैं ये दुरुस्त नहीं। 65 के हाउस में 42 लोगों ने जाम साहब की हुकूमत बनाई, 42 लोग गवर्नमेंट का हिस्सा बने और जो है वो अपोजिशन का हिस्सा और उस 42 में से 28 जो है वो आज जाम साहब के साथ है। और सबसे बड़ा किरदार इसमें मुझे ये कह देने दें इस टीवी में बैठ के सरदार रिन साहब ने तमाम अपने इख्तिलाफात के बावजूद इस क्राइसिस में वो जिस तरीके से अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसको ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए, जो उनका कद काट है वो उसकी जरूरत भी थी, मैं उनको इस बात पे सलाम करता हूँ। उसके बाद आप आ जाए 42 में से 28 हैं वो अभी भी जाम साहब के साथ है। उस बाकी जो रह गए हैं 14 में से 3 हमारी जमात के नहीं, एक सरदार साहब की जमात से पीटीआई से एक मेंबर है, इसी तरह 2 बीएनपी अवामी के। तो बाकी जो 11 मेंबर्स हैं वो बाप के हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये हमारी पार्टी का मसला है, विजन पार्टी। अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में मुझे भी जाने गए तो अपोजिशन की तरफ से एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर से, तो स्पीकर साहब नाराज हुए, स्पीकर साहब की तरफ से उसको टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट किया गया। हैरानगी होती है कि जमालदीनी साहब की जमात जिन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने कहीं इसके लिए कोई अपील नहीं की, कहीं वो नहीं गए किसी फोरम पे कि जी हमारा ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था ये कैसे रिजेक्ट हो। उसके बाद अब जो सिचुएशन आज है, आज सिचुएशन ये है अपोजिशन का तो इससे लेना देना नहीं है। हमारी अपनी जमात में कुछ लोग नाराज हैं, हम उनके साथ बातचीत के तवील सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, मजीद कर रहे हैं। एट द मोमेंट जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं या बाकी दोस्त बैठे हैं यहाँ पे,
किसी किस्म की कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है बलूचिस्तान में, और इस वक्त जो है हुकूमत अपने फंक्शन कर रही है। ये जरूर है कि विद इन बाप पीस पैक्ट जो हुआ था उसका क्या स्टेटस है अभी? जी देखिए, विद इन बाप एड्रेस, उस अनरेस्ट को एड्रेस करने के लिए हमारे सीनियर लोग सर जोड़ के बैठे हुए हैं, रोजाना की बुनियाद पर डायलॉग के सेशन हो रहे हैं, और यही इसका डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल वे है कि हम विद इन बाप अपना ये फैक्टर रिजॉल्व करेंगे, और हमारे पास 42 का हमारे कोलिशन पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट है। हम इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है वो अपना टेन्योर पूरा, ठीक है। लेकिन विद इन बाप यानी इस हद तक दबाव पहुंच गया, इस हद तक वो अंडर प्रेशर आ गए दैट ही हैड टू रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ हिज ओन पार्टी टुडे। और ये आपको लगता है क्योंकि इस्तीफे के बाद मामलात आपकी जमात के अंदर बेहतर हो जाएंगे? देखिए, हो सकता है कि उन्होंने आज इतना बड़ा वो किया है कि वो पार्टी के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन किया उन्होंने, तो उसका जवाब वो देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज पहले, तो ये तो पैसों का लेन देन अजीब की पूरे पाकिस्तान को स्टोरी बताई जा रही है कि जी वो दुरानी साहब भी इज अ सन ऑफ सोयल, ही बिलोंग्स फ्रॉम दैट प्लेस, वो एक नोटेबल आदमी है, उस इलाके का रहने वाला है, और वहां पर वो पैसे खुददार नहीं खर्च हो रहे हैं ना, कहीं और से नहीं खर्च हो रहे हैं, और डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, किसी को कैश तो नहीं दे रहे, वो डेवलपमेंट दे रहा है। और दिस इज व्हाट हुकूमतें करते, 10 अरब रुपए बीएनपी मैंगल लेकर आई जनाब इमरान खान से, मेरे और सरदार रिंद के हल्के में 1 रुपया नहीं खर्च किया। लेकिन मैंगल बलूचिस्तान के लीडर थे। ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन बुक्टी साहब कहीं ना कहीं मामलात इस नहज तक पहुंच गए हैं कि पहले भी सादिक संजरानी साहब को आना पड़ा, और अभी एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक मेरे सामने ये खबर चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चेयरमैन सेनेट कल फिर से क्वेटा का दौरा कर रहे हैं। अगले 3 रोज के लिए वो वहां पर होंगे, क्योंकि उनका मानना यह है कि बलूचिस्तान में जो ये बहरान है ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। रिंद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो बार बार बात की जाती है कि एक ये जमात ऑब्वियसली बन गई, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मुख्तलिफुल ख्याल लोगों का होना और इकट्ठे उनको कर देना ये सबब बना। ज़ाहिर है आप बड़े अरसे से ये सियासत देख रहे हैं, वहाँ की चीज़ें, आपको लगता है कि यही बुनियादी वजह बनी है, जैसे बिजंजो साहब, अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब आ गए या बाकी लोग सामने आ गए, या कोई और बुनियादी डिफरेंसेस हैं वहाँ पर? देखें, ये तो आपको पता होगा, शायद आप बलूचिस्तान की तो थोड़े अरसा आप 3 साल पीछे चले जाएं कि किस तरह बाप पार्टी का वजूद हुआ, किस तरह पार्टी में मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो हैं वो आके हुए। अभी भी आप देखें, हमने आज जिस पोजीशन पे आज मैं आपके सामने लाइव बैठा हूँ बात कर रहा हूँ कि आप पूरे बजट में मेरे इलाके के 2 MP, मैं और मेरे एक और रेंद है वहाँ पे, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे मुखालफिन को 80 करोड़ दिए गए और मुझे 80 रुपए भी नहीं दिए गए, मैं पार्लिमानी पार्टी का लीडर होने के बावजूद। मगर बलूचिस्तान के वसी तर मुफाद के लिए मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं और हमारे बॉर्डर्स पे जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हम खामोश हो गए। हमने कोई ऐसी मूवमेंट नहीं की। मैंने अगर कोई रिजाइन दिया तो सिर्फ अपने एक एजुकेशन के प्रोजेक्ट की वजह से उसको इग्नोर किया गया। मैंने कहा मैंने 14 महीने उस पर मेहनत की है, अगर उसको ही ये गवर्नमेंट उसको ड्रॉप कर देती है तो फिर मेरे एज ए मिनिस्टर रहने का फ़ायदा नहीं है। अब मैं ये आपको कहता हूँ कि ये मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ ख्याल और मुख्तलिफ इलाकों के लोग आए हैं, मगर हमारी आज भी ख्वाहिश है कि बाप बैठ के अपने इस मसले को हल करे। मगर मैं एक चीज़ आपको वजाहत कर दूँ, हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था जाम कमाल साहब को। अगर बाप पार्टी ये फैसला करती है कि हमने जाम कमाल साहब को हटा के कोई और चीफ मिनिस्टर बनाना है तो फिर हमारी अपनी राय होगी, हम बैठेंगे। मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं अपने जो पार्लिमानी मेरे दोस्त हैं, हमारे MPAs हैं, उनसे हम बैठेंगे। पार्टी की जो सूबाई क़यादत है, मरकज़ी क़यादत है, उसके साथ बैठ के हम फैसला करेंगे। हम कोई भेड़ बकरी नहीं है कि जहाँ हमें हाँक दिया जाए और हम उस तरफ चल पड़े। बहरहाल
हम क्योंकि हमारी इत्तेहादी जमायत है, हम चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें एक अफ़हाम और तफ़हीम के साथ एक मसले को हल कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए बहुत बेहतर फैसला होगा। ठीक है, लेकिन आपकी बात से ऑब्वियसली मुझे यही अंदाजा हुआ, जो जमालदीनी साहब बात कर रहे थे, कि वो जो तरक्याती फंड्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का मामला है वो एक बुनियादी इशू बना हुआ है, वो बोन ऑफ कंटेंशन अगर कहें उसको तो गलत नहीं होगा। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, मैं आपसे पहले सवाल करना चाह रही थी संजरानी साहब के हवाले से कि पहले भी वो वहाँ पर आए, वहाँ उन्होंने मामलात हल कराने की कोशिश की, वो पीस पैक्ट के नाम से एक चीज़ हमारे सामने आई, लेकिन अब फिर कह रहे हैं कि जी क्वेटा 3 दिनों के लिए वो आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस दफ़ा वो ये मामलात संभाल लेंगे? मेरे ख्याल में 2 दिन में देखिए 48 घंटों में या 72 घंटों में पता चल जाएगा। प्रेशर काफी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो नाराज अरकान हैं, और दूसरी तरफ जाम साहब भी उस प्रेशर को बर्दाश्त किए जा रहे हैं और प्रेशर को अपने पर ले नहीं रहे हैं। तो ठीक है, आप करते रहें, प्रेशर करते रहें। आप देखिए सोशल मीडिया पे ये खबर आज चलाई गई और जानबूझ के चलाई गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि कल खबर आई कि उन्होंने पार्टी के सदारत से इस्तीफा दे दिया, आज थोड़ा और ज्यादा लोगों को करें। उनके औसान वार ऑफ नर्व्स है और उसमें दोनों तरफ से वो लड़ रहे हैं और अपने तरफ से कोशिश उनकी जारी है। जब तक ये आपके सादिक संजरानी साहब का अपना एक वेट है और जाहिर है उनको भी भेजा गया होगा कि आप जाके उन चीजों को अपने तौर पर हल करें। वो आते हैं अपने साथियों को, कुछ लोग तो उसके उसमें हैं, हालांकि उनका भाई चीफ ऑर्गेनाइजर या वो कह लें कि डिविजनल ऑर्गेनाइजर के तौर पर कल जान जमाली साहब के घर पे बैठा हुआ था और उनकी भी राय उसी तरह थी जिस तरह जान जमाली ने मुझे बताया कि तमाम डिविजनल हेड्स हैं काफी नाराज थे और कह रहे थे कि जी हमने इस्तीफा देना है, प्रेस के सामने जा रहे हैं। जान जमाली ने कहा कि मैंने उनको रोका, मैंने कहा आपने जाना नहीं है, कल सीएम साहब आ रहे हैं, आप उनसे बैठ के बात करें। तो एक अच्छा एक फोरम प्रोवाइड कर सकते हैं सादिक संजरानी साहब। वैसे भी वो माहिर हैं, जोड़ तोड़ में भी माहिर हैं और नेगोशिएशन में भी माहिर हैं, तो शायद वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है उन लोगों को दे सकें जो मसले। चले, अब उनकी महारत यहाँ पे कितनी काम करती है वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन एक और मुख्तसर सा सवाल करके फिर मैं आगे बढ़ती हूँ कि ये जो अभी बुक्टी साहब ने बात की कि वो कहते हैं कि जी मसला सिर्फ और सिर्फ जमात के अंदर का है, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये नो कॉन्फिडेंस वाला इशू नहीं है और इससे कोई ऑपोजिशन वाला कोई खतरा ऐसा सच है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये विद इन पार्टी भी उनके लिए तो एक मसला बन गया ना कि उनको पार्टी की सदारत भी छोड़ना पड़ी, प्रेशर तो है। देखिए फिदा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे ख्याल में एक गलती हो गई नाराज, ये चले गए, इन्होंने इस्तेमाल किया अपोजिशन को कहा कि आप नो कॉन्फिडेंस पेश करें, ठीक है, हम जो है आपका साथ देंगे। जो क्वेटा में मीटिंग्स हुई हैं, सादिक संजरानी साहब भी आए और इस्लामाबाद से कुछ लोग आए, उन्होंने इनकी गोशमाली की कि बेवकूफो आप कर क्या रहे हैं, आप तो अपोजिशन को और पीडीएम को क्रेडिट दे रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को गिराने के लिए। पीडीएम को जो हमें भी गालियां देती है, पीटीआई को भी गालियां देती है, आपको भी गालियां देती है, कर क्या रहे हैं? उनके पास दूसरा रास्ता नहीं बचा और उन्होंने जाकर अपने स्टैंड से विड्रॉ किया और जाके अपोजिशन से माफी मांगी कि जनाब हो नहीं सकता। अब ये है कि ये खुद 15 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, पता चल जाएगा। 3 तारीख आज लास्ट डेट है, 3 से कहा गया है कि 2 से 3 या 3 से 4 नहीं, तो ये 48 घंटे में पता चल जाएगा कि वो क्या इसमें लाएमल तय करते हैं, क्योंकि अभी तक अब उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया और बेसिक बात बताई नहीं है कि उनको यानी क्या प्रॉब्लम क्या है। आपको लगता है आपको लगता है कि उनको वजारत आला से भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा? देखिए ये अभी मैं समझता हूँ मेरे तजज़िये के मुताबिक 50-50 है कि क्या वो लोग जो गारंटी दोनों तरफ से दोनों गारंटी दे रहे थे, दोनों कैंप को दे रहे थे, वो क्या रोल अदा करेंगे। ये जो आपने तजज़िया दिया कि ये नाराज अरकान विद इन बाप पार्टी ये गए ऑपोजिशन के पास और ये तजवीज़ उनके सामने रखी और कहा कि आप ये ले आए तहरीक अदम एतमाद, हम आपका साथ दे देंगे। अब जमालदीनी साहब इसी नुक्ते पर आते हैं कि जो शहजादा जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं
अपोजिशन काफी नाराज है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। लेकिन जमालदीनी साहब, वो अब उनके अपने मामलात पार्टी के अंदर तय हो जाएं, जाम कमाल साहब जो हैं वो उनकी जगह कोई और पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाए, तो वो तो उनका अपना मामला पार्टी के अंदर ही हल हो गया। वेयर डू यू स्टैंड देन? ऑपोजिशन फिर कहाँ खड़ी है? देखिए जी, अपोजिशन बड़ी सिंपल सी, हम शुरू से जो है ना हमारी कोशिश रही है कि तामीरी अपोजिशन करवा के इन्हें ये बताया जाए कि बलूचिस्तान के रवायात, सियासी, कबायली और यहाँ पे मजहबी रवायात के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए। और हम तो ये नहीं कहते कि जाम कमाल हमारे लिए जो है काबिल कदर है। इससे पहले वज़रा जितने भी आए थे वजारत आला पे जो है ना वो यहाँ पे कुछ अरसे तक रहे। अब सवाल ये पैदा होता है, जरा एक चीज देखनी होगी कि बार बार नाकाम क्यों होते हैं, बार बार इनके खिलाफ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस क्यों आता है। बुनियादी तौर पे ये है कि एक गैर फितरी अलायंस है जिसे बना दिया गया है। और दूसरी खराब पहलू ये है कि इनमें से ऐसे लोग हैं होंगे कबायली लोग जो अपनी सीटें लेके आते हैं, जिनकी कबायली असर और रसूख हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो अपनी सीटें निकाल नहीं सकती, बल्कि जोर और जर के तवसुत से उनकी सीटें निकाली जा चुकी है। और आज इनकी जो है ना मतमे नजर फकत यह है कि मैक्सिमम फंड्स जमा करवा के, स्पीच करवा के, एक्सचेकर का सत्यानाश करवा के अपना उल्लू सीधा करवा दे। ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा हमारे मुल्क में, उसकी फाइल बनाई जाएगी, फाइल से उसे डरा के अपना अमनवार रखा जाएगा। ये यहाँ पे रीत रखी हुई है। अपोजिशन इस बारे में जो है निहायत ही मोहतात है। हम कहते हैं कि भाई बाप पार्टी हो कोई और पार्टी हो, शुरू से हमने ये कहा है कि खुदा रहा बलूचिस्तान को कंट्रोल डेमोक्रेसी से नहीं चलाए। यहाँ की मैंडेट जिसकी भी हो उसे दे दिया जाए। जबरदस्ती जो है ना यहाँ सीटें और खासकर लेकिन जमालदीनी साहब जो आप बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं उसी में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा कि चलें ये जितनी बातें आपने की है, मान लेते हैं कि जी बाप पार्टी को बनाया गया, इस्टेब्लिशमेंट ने जो आप लोग दावा करते हैं कि जी बनाया, बिल्कुल डिफरेंट नज़रियों के लोगों को इकट्ठा कर दिया, जिनके बहुत पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, नज़रियाती डिफरेंसेस थे, मुख्तलिफुल ख्याल आप कहते हैं, जो भी आप कहते हैं इकट्ठा कर दिया। लेकिन बात वही आ गई कि ये इनके आपस के मामला जाम कमाल को हटा के हो जाए, किसी और को लेकर आ जाएं, ABC नहीं तो XYZ हो जाए, कोई हो जाए, वो तो उनके डिफरेंसेस पर ख़त्म हो जाएंगे, उससे बाकी चीज़ें कैसे सही होंगी? आप लोगों की वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है या जितनी भी तहरीक आप चलाना चाहते हैं नाकाम हो गई। मेरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रिजेक्ट भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनकी चपकलिश, ये गलत रवैयों, गैर फितरी इत्तेहाद, जबरदस्ती यहाँ पे इनको लेके आने से अहले बलूचिस्तान तकलीफ में है। यहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं रही है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं कि मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, बिजली नाम की कोई चीज है, मेरा चेहरा भी आप देख नहीं पा रहे। तो यहाँ पे जो तकालीफ हम महसूस कर रहे हैं, हमारे देहातों में 3 से 5 घंटे बिजली है और शहरों में जो है ना 12-12 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग है। अक्सर फेडरली कहा जाता है कि लोड शेडिंग हम इस मुल्क में खत्म कर चुके हैं, और जब हम इस पे चिल्लाते हैं, शोर शराबा करते हैं, एक मिनट शोर शराबा करते हैं, तो हमारे यही मिनिस्टर साहिबान अक्सर अपने बड़ों की और इस्लामाबाद वालों की और दीगर लोगों की गुण गाते हैं। इनमें ये हिम्मत और इस्तिकलाल नहीं है कि जरा बलूचिस्तान के गरीबों के लिए 2-4 बातें कह के यहाँ सादिया में इस पे बात करना चाहता हूं। सादिया ठीक है, गॉट योर पॉइंट राइट। जमालदीनी साहब आपका नुक्ता आ गया। मैं बुगटी साहब से जरा ये पूछ लूं कि आप, ठीक है, आपका नुक्ता आ गया। बुगटी साहब वो जाम कमाल हो या कोई और हो, वो कहते हैं कि जी असल इशू तो ये है कि जिस तरीके से आपकी जमात बनाई गई, जिस तरीके से उसके जरिए कंट्रोल किया, कंट्रोल डेमोक्रेसी अवाम के लिए बलूचिस्तान के कुछ नहीं हुआ। देखिए, मुझे इंतहाई दुख है कि आपने भी अपने इंट्रो में कहा भी मुख्तलिफ ख्याल लोगों को, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट गलत है। तमाम लोग वो हैं जिनको आप देखें जो फेडरलिस्ट पॉलिटिक्स पे यकीन रखते रहे। 99% मेरे दोस्त जमालदीनी साहब कह रहे हैं कि जी कंट्रोल डेमोक्रेसी और उन लोगों को लाया गया है। मैं दावे से कहता हूँ 99% लोग वो हैं जो 80 से अपनी सीटें लेकर आ रहे हैं। तो ये कैसे कंट्रोल्ड है? और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन था तो आपने 9 सीटें कैसे ले आए? आप 5 MNA के साथ कैसे आ गए? इस तरह की बात बिल्कुल नामुनासिब है। बात ये है कि ये लोग हमने जब ये बाप पार्टी बनाई, हमने क्यों बनाई? हमने इसलिए बनाई कि बलूचिस्तान का जो इशू है, बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो ना हम देखें लाड़काना की तरफ, या देखें रायबंद की तरफ, या देखें बनीगाला की तरफ।
या देखिए अपने घर में बलूचिस्तान में बैठ के मसाइल को हल करें। बलूचिस्तान की जो डायनामिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो ये जो कहना कि मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, मैं कहता हूँ ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है कि तमाम वो लोग हैं जो फेडरलिस्ट पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, आज से नहीं, ठीक है, 20-30 साल से 30-30 साल से ये करते आ रहे हैं। तो इस तरह की बात करना इंतहाई नामुनासिब है। मामला ये है कि इख्तिलाफात होते हैं। और चलिए मान लिया, अब ये जरा आ जाए जो बुनियादी मुझे इशू लग रहा है तरक्याती फंड्स में डिस्क्रिमिनेशन होने का, और ये तो रेंज साहब ने भी बात की कि उनके साथ भी ये इम्तियाजी सलूक हुआ। जी जी सिर्फ एक सेकंड जी प्लीज, देखिए मैं किसी की जी बोला हूं, मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट होने फरमाइए। ये हम तो चले इल्जाम है हम पर, हम हमारी ये तो बड़े डेमोक्रेटिक है। ये कहाँ की डेमोक्रेटिक नॉर्म है? आप किसी और पार्टी के अंदर घुसे, उससे 10-11 को निकाले और फिर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, वो टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हो जाए, ऐसे खामोश होकर बैठ जाए, फिर आप क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक बनते हैं। और फिर जब जहाँ जहाँ जो बिल्स इस्लामाबाद में आए वो किस किस ने भाग भाग के उन बिल्स को सपोर्ट किया, हमारे सामने तो सब कुछ है, और किस्मती से इल्जाम सारा हमारे सर लग जाता है, जबकि हमने रातों को इनको मुलाकातें करते देखा है कहाँ पर। तो ये मुनासिब बातें नहीं है इस फोरम पे कहने की। बात ये है कि डेवलपमेंट फंड है, बिल्कुल उस पर बात किया जाए। ये हुकूमत का प्रोगेटिव होता है, जो लोग हुकूमत में होते हैं उनका प्रोगेटिव है कि वो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट या फॉर दैट मैटर किसी भी प्रोविंस की डेवलपमेंट किस तरह करना चाहते हैं, वो PSDP को किस तरह स्पेंड करना चाहते हैं। ये अख्तियार अपोजिशन के पास तो नहीं है। कल हम अपोजिशन में होंगे, हम ये अख्तियार इनसे ले लेंगे। ठीक है, ओके, चलें, सही है कि ये तो हुकूमत का इख्तियार है, और अगली दफ़ा जो भी हुकूमत में होगा वो कह रहे हैं कि जी आप कैसे उनसे इख्तियार ले सकते हैं। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि 50-50 चांसेस हैं इस बात के कि क्या जाम कमाल साहब वजारत आला से इस्तीफ़ा दें या ना दें, इसके जवाब में आपने कहा 50-50 है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो अगर बलूचिस्तान से हट के मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि उसके रिपरकशंस और सीरियस रिपरकशंस जो हैं वो मुल्क के बाकी सूबों की सियासत पर भी आएंगे, वहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर जाया जा सकता है? पंजाब में जैसे ऑलरेडी हम 12 बात भी सुनते हैं कि वहाँ पर भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। आपने तो देखा कि सर, आपने कहा कि पहले मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि जो ये लोग इस्लामाबाद से आए थे और जिसमें हाई पावर डेलीगेशन था, तो मुझे बताया उन्होंने तो यही कहा कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप अपनी हुकूमत PDM के जो पार्टीज हैं उनके जरिए गिराना चाह रहे हैं, ताकि ऑब्वियसली बात पंजाब में क्या नाराज लोग नहीं बैठे, गुजदार साहब से लोग नाराज नहीं है, KPK में लोग नाराज नहीं है, क्या खान साहब से लोग नाराज नहीं है, इत्यादि नाराज नहीं है, कभी वो बैठ जाते हैं जाके मना लेते हैं। बात ये है कि नाराजगियां हैं। अब तक मैंने जिस तरह पहले कहा, शायद वो बात मैं पूरी नहीं कर सका, अभी तक अपोजिशन, ये जो नाराज अरकान है, अपोजिशन अपनी जगह नाराज जरूर है डेवलपमेंट फंड और उनके साथ। वो मैं समझता हूँ कि अगर आज जाम कमाल साहब ठीक टैकल कर लेते अपोजिशन के साथ, अपने लोगों पर बैंक ना करते, तो आज उनको भी ये देखना नहीं पड़ता कि आज ये भी ब्लैकमेल नहीं कर रहे होते हैं वज़ीर आला साहब। तो अभी तक मीडिया के सामने कोई आया नहीं है कि हमारे मामला हैं क्या। उनको बताना चाहिए कि वज़ीर आला साहब जो है कौन से ऐसे डिसीजन उन्होंने ले लिए हैं, या डेवलपमेंट फंड उन्होंने इनको नहीं दिए हैं, या कौन से ऐसे काम नहीं हुए हैं जिसकी वजह से ये मामला क्यों चला रहे हैं। मेरे ख्याल में एक डिसिप्लिन की बात है। अगर गवर्नमेंट में क्या ये वज़ीर आला हट जाते हैं, क्या गारंटी है कि जान जमाली साहब या बुलेदी साहब या नवाबजादा तारिक मक्सी साहब आते हैं और उनको इस तरह एक वो रबड़ स्टैंप बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, या उनको मोल्ड नहीं करते हैं और उनको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। यही होता रहेगा। और मैंने जिस तरह कहा, नवाब असलम रैसानी चीफ ऑफ जालवान और एक बहुत मजबूत कबायली शख्सियत, बाद में उनका कैसे हाल कर दिया। उसके बाद आपका चीफ ऑफ जालवान साहब आए, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, उनके साथ भी यही किया गया। तो कोलिशन गवर्नमेंट जब तक बनती रहेगी, पुल्स एंड प्रेशर विद इन अ पार्टी। और खुद मैं एक और बात याद दिला दूं, तारीख में खुद सरदार अख्तर मेंगल 1997 में जब चीफ मिनिस्टर बनाए गए, 11 अरकान के साथ उनके अपने थे,
साथ तोड़ा गया उनकी पार्टी को, 7 अरकान छोड़ के उनको इसी तरह की बातें करते करते वो निकल गए और गवर्नमेंट को गिराया, जिस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने बाद में एतराफ भी किया कि बहुत बड़ी गलती हमने की उनकी गवर्नमेंट को। तो ये चीजें होती रहेंगी और अगर आगे जो है अच्छा, आज भी मैं समझता हूं कि क्राइसिस का शिकार हो गई है। ये जाम कमाल साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाने का मतलब ये होगा कि फिर पंजाब और केपीके में पीटीआई की हुकूमत से भी हाथ धोने पड़ेंगे। बिल्कुल यही है, बिल्कुल इसी तरह मुझे नजर आता है कि और यही वजह है। सादिया, मैं शहजादा साहब से इख्तिलाफ करता हूँ। जी हाँ, मैं कहता हूँ, मैं अभी जमालदीनी साहब ने एक बात कही थी और अभी प्रिंस जुल्फकार साहब कह रहे हैं कि इसके असरात दूसरे सूबों पे भी होंगे। मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे पहले बलूचिस्तान के, आप दूसरों सूबों के मरकज के हमेशा असरात बलूचिस्तान पे पड़ते रहे। बलूचिस्तान के चेंज के असरात कभी भी मरकज पे नहीं पड़ते रहे। मगर दूसरी बात जो अभी जमालदीनी साहब ने कही, उसको भी मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। जमालदीनी साहब को ये याद होगा कि अभी कोई रिसेंटली थोड़े महीने पहले जब अपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने मिल के वापडा के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाना चाहते थे, तो मैंने उठ के, पूरी असम्बली गवाह है और उसकी रिकॉर्डिंग गवाह है कि मैंने बजाय अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करने के, अपनी मरकजी हुकूमत को डिफेंड करने के, मैंने अपोजिशन को और गवर्नमेंट को कहा था कि बिल्कुल ठीक है, बलूचिस्तान में इस वक्त गैस और बिजली की बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ तक कि इस हद तक हमें इग्नोर किया जाता है कि मैं स्पेशल असिस्टेंट हूँ सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर साहब का। नए मिनिस्टर आए, आज तक उन्होंने जब्त गवारा नहीं किए। ये सो कॉल्ड क्यों कह रहे हैं? में बैठे होते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बावजूद आज तक उन्होंने जमानत नहीं की। वो बता दें, आप कह रहे हैं मैं सो कॉल्ड स्पेशल असिस्टेंट हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, क्योंकि आज तक तो 3 साल से न मुझे कभी बुलाया गया, न मुझसे मुशावरत की गई। यहाँ पे चेयरमैन लगाए गए, यहाँ बोर्ड बनाए गए, एक दिन भी मुझसे पूछा नहीं गया। मैंने उनको कहा था कि आप चले, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ चलता हूँ और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसको मैं वाज़ा करता हूँ। अगले दिन उसी से हमारे इख्तलाफात शुरू हुए। जाम साहब ने आके स्टेटमेंट जारी की कि सरदार इस्तीफा देना चाहते हैं तो इस्तीफा दें, और फिर मैंने इस्तीफा दे के भी जाम साहब को दिखा दिया। मगर मैंने अपने सूबे की, यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी की। मैं जमालदीनी साहब से सिर्फ एक बात कहूंगा कि जमालदीनी साहब, आपको जो वोट मिलते हैं वो बलोचों के होते हैं। मेरी बात सुने, प्लीज मेरी बात सुने। रिपरकशंस वाली यही आपकी जो बात है कि आपने अपने आप को जैसे सो कॉल्ड कहा है, बहुत सारे लोग पीटीआई में, पंजाब में और केपीके में भी यही राय रखते हैं, तो वो भी फिर इस लाइन पर चल सकते हैं। मेरी बात सुने, मैं इसकी बात नहीं करता। मैं 3 साल से बैठा हुआ हूं और मैंने हमेशा अपनी पार्टी को डिफेंड किया है, पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसको किया है। मैं सिर्फ जमालदीनी साहब को ये कहता हूं, क्या आपको जो वोट मिलते हैं वो बलूचिस्तान और बलूचिस्तानियों के वोट मिलते हैं, और जो हम पिछले 9 इलेक्शनों से जीत के आते हैं, क्या हम हिंदुस्तान से वोट, अफगानिस्तानियों के वोट लेके आते हैं? बलोच साहब, आपको वो वोट मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल मैं उस पर बात करूंगा। मेहरबानी करके ये इस तरह की जो आप ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। मैं आपको कहता हूं कि हर इलेक्शन में हम भी बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी। मगर आपको मैं इस पे ज्यादा जवाब देना चाह रहे हैं जमालदीनी साहब, क्लियर करें प्लीज। देखिए जी, मेरे ख्याल में अगर आप जो ना जिन अल्फाज का चुनाव मैंने किया था, अगर आप उसे समझ पाए हैं तो वेरी गुड। सरदार साहब, मैंने कहा था कि बहुत अच्छी तरह बेशतर अरकान अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी कबायली और सियासी हैसियत में लेके आते हैं, लेकिन उससे हट के ऐसे लोगों को चुना जाता है। मैं उनका नाम, अगर आपके पास इस वक्त टाइम हो तो मैं एक एक करके उनका नाम पेश करूं, जिसमें आपकी पार्टी के भी लोग हैं, बाप पार्टी के भी हैं, दीगर पार्टियों के लोग हैं। पिछले कुछ अरसे से, मतलब जनरल मुशर्रफ के दौर से आज तक ऐसे लोगों को लाया गया जो मेरे ख्याल में 10-15 बिलियन रुपए वगैरह जो है ना लेके खा गए, अमीर हो गए, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी। आपको तो मैं नहीं आप कबायली सरदार है, आपकी हैसियत है, लेकिन रही बात एक चीज और, आप जो है ना कतअन इसे जो है ना
किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। अगर आपने कंट्रोल डेमोक्रेसी इम्पोज करना है, इसी तरह के जो है ना लोग मार्केट से चुन के जो है ना पार्टी बनानी है और पार्टी के तौर से हुकूमत करना है, और ये तजुर्बात क्यों बलूचिस्तान के बदबख्त जो है ना लोगों पे है, इनके बदबख्त लोगों पे होना तो ये चाहिए था। सबसे बेहतर तरीका ये होता, जैसे कि पंजाब में निस्बतन बेहतर है डेमोक्रेसी, सिंध में निस्बतन बेहतर है। मैं क्यों 70 साल से जमहूरियत से महरूम, और मुझे कुछ जो है ना ये हक भी नहीं है कि मैं अपने वोट की कदर कर सकूं और उसे ऑनर कर सकूं और उसके तवज्जुह से यहाँ पे जो है ना अपनी नुमाइंदगी जो है ना जाहिर कर सकूं। अब ये अगर बदबख्ती होगी, सादिया मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट सर, आप दे दें, जरूर दे दें। ये जो लोग इसी असेंबली पंजाब में बेहतर हालात हैं, बाकी सूबों में बेहतर हालात हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है। टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे लास्टली मुझे बुक्टी साहब से जरा कमेंट ले लेनी दीजिए इस बात पे। जी सारिया दीदी, किस बात पे कमेंट ले रही हैं? बुक्टी साहब वो कह रहे हैं कि जी सिंध में हालात बेहतर हैं, डेमोक्रेसी के पंजाब में भी बेहतर हैं, लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है कि हम 70 सालों से कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी में जिंदा रह रहे हैं। और ऑब्वियसली आपकी जमात की तरफ, उनकी परफॉर्मेंस की तरफ भी इशारा उन्होंने किया है। तो मैं जमालदीनी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, तो एक दफ़ा ना किसी तरीके से ये अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जितनी हमारी कॉम्प्रेस जमातें हैं, कभी उनकी सीटें 9-10 से नवाब अख्तर खान भुट्टी जो थे वो सबसे बड़े मतलब के दावेदार थे सरदारी के, उनकी जमात जब नई बनी तो 13 सीटों के साथ आए। उसके अलावा कभी कोई जमात इतनी हमारी जो कॉम्प्लेक्स जमातें नहीं आई है। इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। मैंने कहा 70 के इलेक्शन तो इंजीनियर इलेक्शन में सरफराज बुक्टी पार्लियामेंट में होता, और अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज बुक्टी, अब सरदार यार मोहम्मद रिन साहब, जहांजेब जमालदीनी साहब और शहजादा जुल्फिकार साहब का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।